नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, हमारा बहुत ही खास शो जो लेकर आते हैं हम हर रोज़ आपके लिए, ताकि आपकी मदद कर सकें पोर्टफोलियो बनाने में, आपके फिनेंसेस को बेहतर प्लान करने में। कोई भी सवाल आपके पास है, किसी भी किस्म का आपके पोर्टफोलियो रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड, तो आप योर मनी का हिस्सा बन के हमारे एक्सपर्ट्स की एडवाइस ले सकते हैं। हमारे साथ हैं आज वाइस इन्वेस्ट की सीईओ हेमंत रुस्तगी। लेकिन पहले नोट कीजिए तरीका शो में पार्टिसिपेट करने का। फेसबुक, ट्विटर पर शो को आप लाइव देख सकते हैं। #AskAskYourMoney लिखकर अपना सवाल आप हमें लिख भेजिए। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। ईमेल है yourmoney@1018.com। तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं शो में सभी प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। लेकिन अब क्वेरीज को शामिल करेंगे और प्लस कुछ कॉन्वर्सेशन भी करेंगे हेमंत जी के साथ। हेमंत जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो ये एमफी का डेटा तो आपने भी देखा होगा जनवरी मंथ का, और जिस तरीके से सोने चांदी ने नए रिकॉर्ड दिन ब दिन हमने पिछले कई महीनों से लगातार बनते हुए देखे, और उसी तरीके का रिकॉर्ड इन आंकड़ों में भी दिखाई दिया। लेकिन एक चीज़ इंटरेस्टिंग है, अगर इन आंकड़ों को बारीकी से देखें समझें, हाइब्रिड और मल्टी एसेट फंड्स में काफ़ी इंटरेस्ट रहा, जो कि हमारे शो में हमारे तमाम एक्सपर्ट्स ने हमेशा पिछले 8-10 महीने में हर इन्वेस्टर्स को रेकमेंड किए कि आप यहाँ पर थोड़ा सा कंसंट्रेशन अभी रखें। और दूसरी तरफ गोल्ड ETF, सिल्वर ETF में किस तरीके के कमेंडेबल फ्लोज रहे, और गोल्ड ने तो इक्विटी को भी पछाड़ दिया। खैर, रिटर्न में भी पछाड़ा है तो इनफ्लोज में भी पछाड़ा है। अब सवाल ये है कि पहले तो आप इन आंकड़ों को कैसे देखते हैं, स्पेशली जिस तरीके के इनफ्लोज गोल्ड में रहे हैं? क्या कोई सस्टेनेबल लग रहे हैं, कंसीडरिंग फेब्रुअरी मंथ से फंडामेंटल्स हो या रिटेल इन्वेस्टर्स का झुकाव हो गोल्ड वर्सेस इक्विटी की तरफ, उसमें थोड़ा सा शिफ्ट देखने को मिल रहा है? क्या व्यू है आपका? जी दीपाली, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर हम एमफी के नंबर्स को देखें तो डेफिनेटली रुझान जो हमें दिख रहा है कि जिस तरह का इन्फ्लोज गोल्ड में है और सिल्वर फंड्स में है, और साथ ही जैसा आपने बिल्कुल सही कहा मल्टी एसेट फंड्स और हाइब्रिड फंड्स के अंदर काफी पैसा आया है, तो कहीं ना कहीं इन आंकड़ों में हमें रिस्क अवर्जन दिख रहा है। क्योंकि अगर आप देखें जनवरी का जो महीना था उसमें मार्केट में, चाहे ग्लोबल हो या डोमेस्टिक मार्केट में, काफी काफी वॉलेटिलिटी थी। अगर आप हमारी डोमेस्टिक मार्केट को भी देखें तो हमने देखा कि मार्केट, अगर हम निफ्टी वगैरह की बात करें, 3-3.5% हम नीचे थे। तो जियोपॉलिटिकल इश्यूज थे, यूएस टैरिफ इशू था, ऑब्वियसली कुछ और इश्यूज थे जिनके कारण से मार्केट में वॉलेटिलिटी थोड़ा ज्यादा थी। पर आई थिंक वो जो कारण था उसका अब यहाँ पे इम्पैक्ट देख रहे हैं। जैसा आपने बिल्कुल सही कहा कि गोल्ड के अंदर अगर आप देखें, पैसा जो है वो गोल्ड फंड्स के अंदर, वो इक्विटी फंड्स का जो नेट इनफ्लो है उससे भी ज्यादा है। और अगर हम सिल्वर की बात करें तो वहां भी करीब करीब 9,400 करोड़ के ऊपर पैसा आया है। मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता ये ट्रेंड सस्टेनेबल होगा आगे, क्योंकि हम अभी क्या देख रहे हैं कि यूएस इंडिया की ट्रेड डील साइन हो गई। अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट्स को देखें तो आई थिंक एक्सपेक्टेशन के हिसाब से रिजल्ट्स हैं। काफी जगह पे अच्छा भी परफॉर्म किया है कंपनीज ने, और डिसअपॉइंटमेंट बहुत कम है। तो मेरा ये मानना है कि इस हिसाब से, और जिस हिसाब से पूरा सिनेरियो है कि इंटरेस्ट रेट नीचे है, इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, इकोनॉमी अच्छा कर रही है, तो अगले क्वार्टर में रिजल्ट मुझे लगता है और अच्छे होंगे। तो आगे जाके ये शायद ट्रेंड चेंज होगा। लेकिन जहां तक इन कैटेगरीज का सवाल है, देखिए चाहे गोल्ड हो, चाहे सिल्वर हो, या हाइब्रिड फंड हो या मल्टी एसेट हो, इन फंड्स का आपके पोर्टफोलियो में हमेशा जगह रहती है। अब कारण अलग अलग हो सकते हैं। गोल्ड में ऑब्वियसली बिकॉज जिस तरह के रिटर्न गोल्ड और सिल्वर में देखने को मिले, काफी बार इन्वेस्टर्स को, वो बोलते हैं ना, फोमो होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, उसकी वजह से भी थोड़ा ज्यादा पैसा होता है। और फिर कहीं ना कहीं थोड़ी सी घबराहट होती है कि इतना लंबा समय हो गया, इक्विटी में बदलाव नहीं देखने को मिल रहा है, यूएस इंडिया की ट्रेड डील साइन नहीं हो रही, तो कभी कभी ऐसा होता है कि रिस्क अवर्जन की वजह से इनमें पैसा ज्यादा आता है। मेरे हिसाब से इन सभी की जगह आपके पोर्टफोलियो में है, उसका उसपे इन्वेस्ट करने का कारण सही होना चाहिए। अगर हम मल्टी एसेट की बात करें, हाइब्रिड की बात करें, अगर आप ऐसे निवेशक हैं जो पूरा पैसा इक्विटी में नहीं लगा सकते या नहीं लगाना चाहते, या आपका टाइम होराइजन उतना लंबा नहीं जितना इक्विटी में चाहिए, तो डेफिनेटली इन इन कैटेगरी ऑफ फंड्स की आपके पोर्टफोलियो में जगह है। लेकिन ओवरबोर्ड नहीं जाना है। गोल्ड हम हमेशा कहते हैं कि आपके पोर्टफोलियो में हो सकता है, इशू यह है कितना होना चाहिए, 8-10% या उसके करीब करीब। उससे ज्यादा जब होता है तो आपको बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए कि किस कारण से आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो। तो मेरा ये मानना है कि जैसे जैसे इक्विटी मार्केट स्टेबल होगी, इक्विटी मार्केट के रिटर्न सुधरेंगे, हम यहाँ पे चेंज देखेंगे। बट ये जो, जैसा मैंने कहा, चारों के चारों जो कैटेगरीज ऑफ फंड्स हैं, इनका रोल आपके पोर्टफोलियो में है। सिर्फ आई थिंक एलोकेशन जो है वो समय समय पे बदलता जाए। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ और हेमंत जी, अब क्या सजेशन आपका रहेगा हमारे व्यूअर्स को, क्या स्ट्रैटेजी उनकी होनी चाहिए अब करंट मार्केट सिनेरियो में गोल्ड सिल्वर ETF को लेकर क्या करें? देखिए दीपाली, मेरा हमेशा ये मानना है कि जैसे मैंने कहा कि इन सब की जगह आपके पोर्टफोलियो में, कारण उसका सही होना चाहिए।
इस कारण से नहीं कि क्योंकि रिसेंसी बायस हो कि बहुत अच्छा रिटर्न मिला है, ये बात सही है कि गोल्ड सिल्वर से अच्छे रिटर्न मिले हैं, बट हमने पहले भी देखा है और आगे भी दिखेंगे। ऐसे भी पीरियड्स होंगे जब इनमें आपको बहुत अच्छा रिटर्न देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन हर एक की जगह है। तो मेरा ये मानना है कि आप अपनी पर्सनल सिचुएशन के हिसाब से, ना कि मार्केट मूड को देखते हुए आप इन्वेस्ट कीजिए। आपकी रिक्वायरमेंट है, जैसे मैंने कहा, बहुत लंबा होराइजन नहीं है, आप पूरा इक्विटी में नहीं लगाना चाहते हो, नए निवेशक हो, तो डेफिनेटली गोल्ड को रखिए पोर्टफोलियो में, मल्टी एसेट को रखिए और हाइब्रिड को रखिए पोर्टफोलियो में। लेकिन प्रोपोर्शन के ऊपर थोड़ा ध्यान देखिए। मेरा अभी भी मानना है कि अगर आपके जो लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, चाहे वो बच्चों की एजुकेशन हो या आपकी रिटायरमेंट हो, वहां पे आपका जो कोर है पोर्टफोलियो का, वो इक्विटी ही होना चाहिए, क्योंकि ओवर ए लॉन्गर टर्म मुझे अभी भी लगता है कि इक्विटी आपको इन सभी कैटेगरी से बेहतर रिटर्न दे सकती है। ओके। एक चीज़ और हेमंत जी, अब दो चीज़ें इनफैक्ट मैं यहाँ से आपसे पूछना चाहती हूँ। जो भी अच्छे प्रॉफिट्स में हैं गोल्ड पोजीशंस में, क्या उनको थोड़ा प्रॉफिट लेना चाहिए, या फिर जिन्होंने अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड या सिल्वर कॉम्पोजिशन ओवरऑल पोर्टफोलियो में 5-10% से बढ़ाकर 20-25% कहता है, क्या वापस उस एलोकेशन को थोड़ा सा कम करें? क्या आइडियल स्ट्रैटेजी आपके हिसाब से हो सकती है? जी दीपाली, देखिए, अगर एलोकेशन टैक्टिकल है या आपने इस हिसाब से की कि आपको लग रहा था कि इसमें अच्छा रिटर्न आएगा, तो फिर मुझे लगता है कि थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। गोल्ड मुझे अभी भी लगता है ओवर ए लॉन्गर टर्म कंपेयर टू सिल्वर, वो थोड़ा अच्छा परफॉर्म कर सकता है। सिल्वर में क्या है, वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है। गोल्ड मुझे लगता है अभी भी आगे जाके डबल डिजिट रिटर्न आपको दे सकता है। आपको ओवरऑल अपना एलोकेशन देखना है। अगर आपने एलोकेशन बहुत ज्यादा नहीं किया है, हो सकता है आपने इससे पहले इन्वेस्ट ना किया, अभी आपने इन्वेस्ट किया, और अगर आप सिस्टमैटिकली उसमें एसआईपी से इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई कारण नहीं कि आप उसको बंद करें। लेकिन ऑब्वियसली अगर आपने सिर्फ शॉर्ट टर्म मूवमेंट देके अगर आपने इन्वेस्ट किया था, तो फिर मुझे लगता है कि डेफिनेटली अपने अपने एलोकेशन को थोड़ा कम करने का समय है। ओके। और मल्टी और जो हाइब्रिड कैटेगरी के फंड हैं, यहाँ हमने फ्लोज में काफ़ी सर्च देखा जनवरी में, और आमतौर पे इनफैक्ट हेमंत जी ये कहा भी जाता है कि जब मार्केट वॉलेटाइल हो या फिर जब मार्केट में करेक्शन हो, तो इस तरीके की कैटेगरीज आपके पोर्टफोलियो में होनी चाहिए, और ये थोड़ा सा आपके पोर्टफोलियो को बैलेंस बनाती हैं। आपका व्यू क्या है इन दोनों कैटेगरीज को लेकर पोर्टफोलियो कॉम्पोजिशन पॉइंट ऑफ व्यू से? देखिए दीपाली, मेरा ये मानना है कि अगर आपका जो लॉन्ग टर्म पैसा अगर इक्विटी में है, आप बहुत क्लैरिटी है आपको टाइम होराइजन की, और आप सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट कर रहे हो, उसको डिस्टर्ब नहीं करना। जहां तक इन दो कैटेगरी का सवाल है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि अगर आपका समय बहुत लंबा नहीं है, टाइम होराइजन, और आपका रिस्क प्रोफाइल आपको अलाउ नहीं करता कि आप पूरा पैसा इक्विटी में लगाएं, तो वही पैसा यहाँ पे आना चाहिए। मार्केट के मूड को देख के जब आप बदलाव करते हो कि इक्विटी से निकल के आप एसेट मल्टी एसेट में आते हो या फिर किसी हाइब्रिड फंड में आते हो, तो फिर आप एक तरीके से कोशिश कर रहे हो मार्केट को टाइम करने की। जब मार्केट में टर्न अराउंड होगा, तो फिर आप वहां से निकल के इक्विटी में नहीं आ पाओगे, तो कहीं ना कहीं लॉन्ग रन में वो आपकी वेल्थ क्रिएशन प्रोसेस पे डेफिनेटली वो थोड़ा हार्म करेगा। तो मेरा ये मानना है कि अपने टाइम होराइजन से अपने गोल को ध्यान में रखते हुए आप अपनी एलोकेशन कीजिए। मेरा ये मानना है कि दोनों कैटेगरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जब आपका समय उतना लंबा ना हो जितना आपको इक्विटी में चाहिए। तो अगर आप अपने गोल्स, अपने रिस्क प्रोफाइल, अपने टाइम होराइजन के हिसाब से इन्वेस्ट करते हो, तो डेफिनेटली इनकी जगह है। बट ये जो टेक्निकल एलोकेशन करके कि इक्विटी से बंद करके यहाँ पे आए और फिर वापस जाए, वो यूजुअली काम नहीं करता है, क्योंकि अगर मार्केट एकदम से ऊपर भाग जाए कभी, तो फिर आपकी हिम्मत नहीं होगी कि आप जाके फिर से इक्विटी में इन्वेस्ट करें। तो उसको डिस्टर्ब मत कीजिए, क्लैरिटी रखिए, लंबा समय नहीं है, इक्विटी में नहीं डालना है, तब इन कैटेगरीज को डेफिनेटली आप अपने पोर्टफोलियो में बना सकते हैं। ओके। और साथ ही मिड कैप स्मॉल कैप्स को लेकर क्या राय आपके यहाँ पर रहेगी इस फंड कैटेगरी को लेकर हेमंत जी? क्योंकि पिछले एक साल में हमने इस शो के जरिए जिन भी एक्सपर्ट से बातचीत की, सबका कहना यही था, ऑफ कोर्स मिड कैप स्मॉल कैप होने चाहिए, पर थोड़ा एलोकेशन लार्ज कैप्स की तरफ ज़्यादा इंक्लाइन रखें। अब जो हुआ पिछले एक हफ्ते में मार्केट्स में, क्या भरोसा बढ़ रहा है वापस मिड कैप स्मॉल कैप कैटेगरीज पर? एलोकेशन यहाँ क्या इंक्रीज किया जा सकता है, या फिर अभी भी सिमिलर बायस के साथ इन्वेस्टर्स को आगे बढ़ना चाहिए? नहीं दीपाली, ये तो मार्केट में फेजेस आएंगे हमेशा। हम देख रहे हैं, जैसे हमने बात की कि रिजल्ट थोड़े अच्छे हैं। ऑब्वियसली मिड कैप के रिजल्ट्स यूजुअली देखे हमने इस बार क्वार्टर में देखा है, काफी अच्छे रिटर्न है। और ये इंपॉर्टेंट है किसी भी इक्विटी इन्वेस्टर के लिए कि अपनी तीनों सेगमेंट में अपनी एलोकेशन को आप बना के रखें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि अगर आप ऐसे निवेशक हैं जो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप अपने पोर्टफोलियो को बहुत एक्टिवली मैनेज नहीं करते हैं,
और आपके लिए ये रीबैलेंसिंग करना विद इन 3 सेगमेंट ये थोड़ा मुश्किल होता है। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप ऐसे निवेशक हैं तो हमेशा आपके पोर्टफोलियो में स्पेशली ये कंसीडर करते हुए, क्योंकि इक्विटी खुद से एक एग्रेसिव एसेट क्लास है, आपका बायस जो है यानी आपका थोड़ा वेटेज ज्यादा लार्ज कैप में होना चाहिए। तो मे बी अगर हम थंब रूल की बात करें तो 50-55% आप 50% में भी अराउंड लार्ज कैप में रख सकते हो, 30-35% मिड कैप में और 15-20% जो है वो आप स्मॉल कैप में रखें। ये आपके लिए अलग-अलग 3 कैटेगरी के फंड में डालने से बड़ा मुश्किल होगा। तो कुछ एक ऐसी कैटेगरी है जैसे मल्टी कैप फंड्स हो गए या फिर लार्ज एंड मिड कैप फंड्स हो गए या फ्लेक्सी कैप फंड्स हो गए। इन कैटेगरीज के द्वारा आप ये एलोकेशन को मेंटेन कर सकते हो और सबसे बड़ा फायदा ये है कि फंड मैनेजर मार्केट को देखते हुए, मार्केट का ट्रेंड को देखते हुए आपके बिहाफ पे उसको रीबैलेंस करेंगे। तो ना तो आपको मार्केट टाइमिंग की चिंता करनी है, ना आपको टैक्सेशन की चिंता करनी है, लेकिन लॉन्ग रन में तीनों सेगमेंट होना बहुत ही जरूरी है। अगर आपने पीछे कुछ सालों में अपना जो एक्सपोजर है मिड कैप और स्मॉल कैप में बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, तो मे बी इट्स टाइम टू रीबैलेंस। बट ये तीनों सेगमेंट आपके पोर्टफोलियो में होना हमेशा बहुत ही जरूरी है, स्पेशली अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो। ओके और एक फाइनल क्वेश्चन और, अब नया पोर्टफोलियो किसी को कंपोज करना हो तो कौन कौन सी 4-5 कैटेगरीज के साथ शुरुआत करें, कितना परसेंटेज एलोकेशन किस कैटेगरी में रखे करंट मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से? जी देखिए, जैसे मैंने कहा कि इक्विटी में तीनों सेगमेंट में एक्सपोजर होना बहुत जरूरी है। अगर आप बिल्कुल नए निवेशक हैं तो कुछ कैटेगरी जैसे मैंने कहा फ्लेक्सी कैप, लार्ज एंड मिड कैप, मल्टी कैप, ये ऐसी कैटेगरीज हैं कि आपको तीनों सेगमेंट में एक्सपोजर तो देंगे ही, साथ में उनमें फंड मैनेजर के लिए इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो जैसा उनको लगे मार्केट में ट्रेंड है उस हिसाब से बदलाव कर सके। आपको उसके लिए कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि ये 3 कैटेगरी जो है वो बहुत ही अच्छी। हाँ, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जब आप एक्सपीरियंस इन्वेस्टर बन जाए, आपको थोड़ी क्लैरिटी आ जाए अपने रिस्क प्रोफाइल के बारे में, तब आप चाहें तो मिड कैप, स्मॉल कैप इस तरह के फंड अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हो। लेकिन अगर आप शुरुआत कर रहे हो और शुरू से आपको थोड़ी क्लैरिटी है कि आपको किस तरह का एक्सपोजर चाहिए, तो कोई हार्म नहीं है कि कुछ पैसा आप मिड कैप और स्मॉल कैप में लगाओ। बट अदरवाइज मुझे लगता है एक आम निवेशक के लिए उन फंड में इन्वेस्ट करना जहां पे फ्लेक्सिबिलिटी हो और फंड मैनेजर आपके बिहाफ पे इसको रीबैलेंस करे, वो एक अच्छी स्ट्रेटेजी है। ओके चलिए, तो ये तो चर्चा हुई आपके पोर्टफोलियो रिलेटेड, सिल्वर गोल्ड ETF रिलेटेड, काफ़ी इंटरेस्टिंग, और नए इन्वेस्टर्स को एक डायरेक्शन ज़रूर मिली होगी इस पूरे कॉन्वर्सेशन को अगर आपने सुना होगा कि क्या इस समय स्ट्रैटेजी आपकी होनी चाहिए। लेकिन जिन्होंने ऑलरेडी पोर्टफोलियो बनाए हैं उनकी भी सुन लेते हैं। हमारे साथ पहले व्यूअर नमेश गुप्ता नोएडा से कनेक्टेड हैं। बताइए नमेश, नमस्कार, क्या सवाल है आपका? जी नमस्कार, नमेश गुप्ता बोल रहा हूँ। बताइए। जी मैंने क्या है, अभी मार्केट में इससे पहले शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता था ओके पिछले 3 सालों से, बट क्या है कोई प्रॉफिट हुआ नहीं है, तो मैं अभी स्विच ओवर करके किस थोड़ा सेफ इन्वेस्टमेंट आपका कार्यक्रम देख करके म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, तो मैं म्यूचुअल फंड में स्विच हुआ हूँ और मैंने कुछ फंड सिलेक्शन किए हैं एक और अलग अलग कैटेगरी के, तो उस पर राय जानना चाह रहा हूँ कि मैं कुछ चेंज करने की जरूरत है या बेस्ट है। अगले 10 सालों के लिए गोल है बेटी की पढ़ाई के लिए 20 लाख का कॉर्पस। ओके तो 20 आपका होराइजन यानी 10 इयर्स का या 20 इयर्स का नमेश? 10 इयर्स का होरिजन है और 20,000 की साइकिल मंथली है। नहीं तो आपके मंथली से तो 10,500 की चल रही है ना, इसको 20 करना चाहते हैं? 10 ये से अपडेट करना चाहते हैं 20,000 में। ओके तो ओके ठीक है, समझ गए। इसी फंड में अगर कुछ ऐड ऑन करना है तो, या फिर कुछ चेंज करके दूसरे में बढ़ाना नहीं है ऐड करने। ओके ठीक है, मैं समअप कर देती हूँ आपका सवाल। पहले तो मैं आपका पोर्टफोलियो बता देती हूँ। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, ICICI प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप, एक्सिस ग्लोबल अल्फा फंड, कोटक मिड कैप, HDFC फ्लेक्सी कैप, निपॉन इंडिया मल्टी कैप और कोटक स्मॉल कैप। तो फ्लेक्सी कैप में 3 फंड्स इन्होंने लिए हुए हैं, एक मिड कैप, एक स्मॉल कैप, एक अल्फा फंड है। टोटल इनके पास मेरे ख्याल से 7 फंड्स है शायद, राइट, 7 फंड्स हैं। 10,500 की एक्टिव SIP चल रही हैं हेमंत जी, और इस 10,500 के SIP को बढ़ाकर 20,000 के सिप करना चाहते हैं 10 इयर्स के लिए। हर साल एलोकेशन बढ़ाएंगे भी 15-20% का। तो जानना चाहते हैं फंड चॉइसेस, एडिशनल एलोकेशन कहाँ करें, यानी नया पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए इनका, प्लस कितना रकम एक्यूमुलेट कर लेंगे इन 10 इयर्स? जी दीपाली, ऐसी देखिए यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इन्होंने कहा कि इनकी जो SIP अमाउंट है वो 10,500 है, और जैसा आपने अभी हाईलाइट किया उनके पास 7 फंड्स हैं। तो मेरे हिसाब से वो फंड नंबर ऑफ फंड्स थोड़े ज्यादा हैं, उसको कंसोलिडेट करने की जरूरत है, क्योंकि 10,500 के लिए 7 फंड्स की डेफिनेटली जरूरत नहीं है। अच्छी बात यह है कि अगर वो कमिटेड है कि हर महीने हर साल अपनी
SIP को स्टेप अप करेंगे तो आई थिंक वो उनको मदद करेगा एक अच्छा खासा कॉर्पस बनाने में। समय 10 साल का है, काफी डिसेंट टाइम होराइजन है एक ऑल इक्विटी पोर्टफोलियो बनाने के लिए। तो जैसा मैंने कहा कि मैं चाहूंगा कि अपना ये पोर्टफोलियो को थोड़ा कंसोलिडेट करेंगे, तो मेरे हिसाब से 4 फंड्स इनके एग्जिस्टिंग फंड में जो है उसमें वो कंटिन्यू कर सकते हैं और उसको थोड़ा सा रीएलोकेट करेंगे। तो हम पहले सिर्फ 10,500 के हिसाब से बात करते हैं और फिर बताएंगे कि अगर वो अपनी SIP बढ़ाएं तो कैसे बढ़ाएं उसको। तो 4 फंड जो है एग्जिस्टिंग, उनमें से पराग पर एक फ्लेक्सी कैप, उसमें आप 3,000 रुपए इन्वेस्ट कीजिए। निपॉन मल्टी कैप में 3,500, कोटक मिड कैप 2,000 और इन्वेस्को लार्ज एंड मिड कैप में 2,000। अब अगर ये 4 फंड है, अगर आप देखेंगे जैसे मैंने कैटेगरीज की पहले बात की थी, इसमें फ्लेक्सी कैप भी है, इसमें मल्टी कैप भी है और इसके अंदर लार्ज एंड मिड कैप। तो मेरे हिसाब से ये जो कॉम्बिनेशन है 4 फंड्स का बिल्कुल एप्ट है, परफेक्ट है उनके लिए। अगर वो अपनी SIP बढ़ाना भी चाहते हैं 20,000 से, तो मैं चाहूंगा कि चारों फंड में 5,000 ईच अगर वो इन्वेस्ट करें उनके टाइम होराइजन के हिसाब से, तो मुझे लगता है वो बिल्कुल सही है। एक चीज और कहना चाहूंगा कि इस समय पे ये जो कॉम्बिनेशन है वो बिल्कुल सही है। मेरा हमेशा ये मानना है कि आपका जो 10 साल का जो समय है, आपकी कमिटमेंट जो है वो इक्विटी से है, फंड से नहीं होनी चाहिए। आप इसको मॉनिटर करते रहिए। आज की डेट में मुझे लगता है ये 4 फंड बहुत अच्छे हैं, पर समय समय पे इसको मॉनिटर कीजिए। आगे जाके कभी लगे बदलाव की तो बदलाव करने से कभी भी हेजिटेट मत कीजिए। बट अदरवाइज आई थिंक ये 4 फंड में अच्छी कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है कि वो अच्छा खासा कॉर्पस उनको बना के दे। ओके, तो चलिए नमिश, आपके पोर्टफोलियो पर राय दी गई है। एक तो आप सिर्फ छोटा पोर्टफोलियो रखिए, कौन से फंड्स रखिए, आपको हेमंत जी ने बताया भी करना क्या है। बहुत ज़्यादा फंड्स रखने की जरूरत नहीं है। एलोकेशन किस फंड में कितना बढ़ा सकते हैं वो भी आप नोट कर लीजिए। ये फिगर्स इनफैक्ट आप स्क्रीन पे देख रहे हैं 10,500 के हिसाब से है, बट इसी क्वांटिटी में आप बाकी 10,000 और एलोकेट कर सकते हैं। यानी जहां 3,000 डाल रहे हैं वहां आप 6,000 डाल सकते हैं, जहां 2,000 डाल रहे हैं वहां आप 4,000 डिप्लॉय कीजिए। पराग पर फ्लेक्सी कैप, निपॉन इंडिया मल्टी कैप, इन्वेस्को लार्ज मिड कैप, कोटक मिड कैप, ये फंड्स रखिए आप 4 अपने, बाकी फंड से आप निकल जाइए। ये पॉइंट ऑफ व्यू आपको दिया गया है। रुकना इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे कुछ और सवालों करेंगे शामिल, जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं योमनी, हम दोस्तों के मसद बने हुए हैं, लेते हैं कुछ और सवालों को। अनुराग ने एक सवाल भेजा है ईमेल से। इनकी उम्र 34 इयर्स है, 22,000 की मंथली सिप चल रही है, पोर्टफोलियो की वैल्यू है 1,60,000, 15% का एनुअल स्टेप अप और निवेश अवधि 25 इयर्स। कौन से फंड्स हैं? एडलवाइज मिड कैप, बंधन स्मॉल कैप, पराग पर फ्लेक्सी कैप, ICICI प्रूडेंशियल अपॉर्चुनिटीज 5,000 ईच और एक 2,000 डाल रहे हैं एडलवाइज ग्रेटर चाइना ऑफशोर में। बताइए हेमंत जी, इनके पोर्टफोलियो पर राय। जी देखिए दीपाली, 25 साल का समय है। आई थिंक काफी लंबा समय है इनके पास इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करने के लिए। और साथ ही जैसा मैंने कहा कि वो 15% की स्टेप अप कर सकते हैं। तो जैसे हमने पहले भी बात की थी कि शो में, जितना लंबा समय आप इक्विटी को देंगे और अगर आप स्टेप अप कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपका जो कॉर्पस है वो काफी बड़ा बनेगा। इनकी जो करंट कॉर्पस है वो करीब 1,60,000 की है। तो मेरा ये मानना है कि अगर हम 12% का रिटर्न मान के चलें तो करीब करीब 16 करोड़ का कॉर्पस 25 साल के बाद बना पाएंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि 2 इंपॉर्टेंट चीजें इन्होंने की कि अगर अपने आपको ये 25 साल का समय दे, वाकई में इसको बिना किसी रुकावट के कंटिन्यू करते रहे और इसको 15% से बढ़ाएं, जो काफी चैलेंजिंग हो सकता है, बट अगर ये अपने डिसिप्लिन से वो कर सकें तो काफी बड़ा कॉर्पस बनेगा इनके पास। ओवरऑल मैं कहूंगा इनका पोर्टफोलियो काफी अच्छा है। इनके पास एक इडलवाइज ग्रेटर चाइना फंड है। हालांकि इस फंड ने अच्छा परफॉर्म किया है और उम्मीद है कि इस साल भी शायद चाइनीज मार्केट में इनको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। पर मेरा ये मानना है कि जब 25 साल के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो ऐसे जो फंड्स हैं इनमें टाइमिंग बहुत जरूरी होती है एंटर करने की और एग्जिट करने की। तो एक आम निवेशक के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो काफी बार क्या होता है, कुछ पीरियड में आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा, लेकिन आप अगर आपने वहां से एग्जिट नहीं किया तो फिर काफी रिटर्न जो है वो निकल भी जाता है। तो मेरा ये मानना है कि आप ऐसे इन्वेस्टर को अपना एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखना चाहिए। तो अगर जो पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो अगर वो प्राग पर एक फ्लेक्सी कैप में करे तो मुझे लगता है और ज्यादा स्टेबिलिटी इनके पोर्टफोलियो में आएगी। और जैसा मैंने कहा कि 16 करोड़ का कॉर्पस से बना पाएंगे अगर ये अपना इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू करते हैं विद 15% स्टेप। ओके, चलिए, तो ये रही सलाह आपके इस पोर्टफोलियो को लेकर। अकॉर्डिंगली आपको अपना पोर्टफोलियो फॉलो करना है। लेकिन आप पूछ लेते हैं हेमंत जी के टॉप 4 फंड्स। तो हेमंत जी बताइए, नए पोर्टफोलियो क्रिएशन के हिसाब से कौन कौन से फंड्स आपने पिक किए हैं? जी सी, मैंने कुछ कैटेगरीज की पहले बात की, उसी कैटेगरीज में मैं कहूंगा मल्टी कैप में कोटक मल्टी कैप, लार्ज एंड मिड में इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड कैप, बंधन लार्ज एंड मिड कैप और HDFC फ्लेक्सी कैप। मुझे लगता है ये 4 फंड, तीनों कैटेगरीज बहुत अच्छी हैं। चारों फंड्स कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इन्वेस्टर चाहें तो डेफिनेटली इनको कंसीडर कर सकते हैं। ओके, तो यानी कोटक मल्टी कैप, इन्वेस्को लार्ज मिड कैप, बंधन लार्ज मिड कैप और HDFC फ्लेक्सी कैप, ये इन 4 फंड्स के साथ आप कॉम्पोजिशन कर सकते हैं। और हेमंत जी, इनफैक्ट अगर किसी के पास ऑलरेडी पोर्टफोलियो हो तो क्या इन चारों में से कोई फंड पिक करके भी उसको ऐड किया जा सकता है या फिर ये कंप्लीट पोर्टफोलियो पैकेज है?
नहीं, आई थिंक एग्जिस्टिंग अगर पोर्टफोलियो तो भी इसको शामिल किया जा सकता है, बट ऑफ कोर्स इंश्योर कीजिए कि इन फंड की वजह से आपके पोर्टफोलियो में ओवरलैप ना हो। अगर ऐसा नहीं है तो डेफिनेटली चाहे आप नए निवेशक हो चाहे आप एग्जिस्टिंग निवेशक हो, अगर आपको इनको ऐड करना है तो डेफिनेटली कर सकते हैं। ओके, तो ये रही सलाह आपके लिए नए पोर्टफोलियो क्रिएशन के हिसाब से भी और नए फंड एडिशन के हिसाब से भी। थैंक यू हेमंत जी आने के लिए शो में और अपने व्यूज देने के लिए। इसी के साथ योर मनी में इतना ही। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।